चालू कर दे रिकॉर्डिंग। Disclaimer: स्टार्ट कर। I'm not a SEBI registered advisor. This video is for educational purpose only, not a buy sell recommendation. Market investment are subject to risk. Please consult your financial advisor before investing. अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम भी आज बोलो। हम लोग बात करेंगे। मैं सोहेल बात कर रहा हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड कंपनी के ऊपर। इसको पूरी एनालाइज करेंगे। ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। कंपनी का बिजनेस। कंपनी 1999 में कॉर्पोरेट गोदावरी पावर एंड इस्पात नेम से रायपुर बेस्ड हीरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हीरा ग्रुप की कंपनी है। इसके बारे में भी मैंने कुछ डिटेल निकाली है हीरा ग्रुप के बारे में, वो भी आगे मैं शेयर करता हूँ। Primarily engaged in mining of iron ore and manufacturing of iron pellet, sponge iron, steel billets, wire rods, hard black wire and ferro alloys। ये इतने सेगमेंट है कंपनी के। स्टील से रिलेटेड जो भी उसके इतने सारे सेगमेंट है कंपनी। द कंपनी ऑपरेट्स पावर जनरेशन फैसिलिटीज दैट मेट इट्स इन हाउस नीड्स। जो कंपनी पावर जनरेशन फैसिलिटी जो है उसकी, वो अपने अपने खुद के लिए जो उनकी नीड्स है उसके लिए भी पावर जनरेशन का काम भी करे, with any surplus exported to the national grid. It is product primarily intermediate goods are designed for industrial use and further processing, while wire rods and hard black wires are mainly used in construction by smaller consumer segment. Godavari Power and Ispat operate in 18 states in India and export to 8 countries globally. मेनली जो उसके प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होते हैं, और बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट है उसके जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए स्मॉल कंज्यूमर सेगमेंट, और वो 18 स्टेट्स में है एंड 8 कंट्रीज में है। ये उसके कुछ जो प्रोडक्ट के फोटोज है: स्टील वायर, कैप्टिव पावर, स्टील बिलेट। और स्टील को ये अलग अलग शेप देती है। और ये स्पूंज आयरन है जो अशोक भाई ये माइनिंग वगैरह में से निकलता है ना, स्पूंज आयरन। जी जी, वही है। इसके खुद के माइनिंग है इसके। हाँ, इसके खुद की इसके माइनिंग है, खुद की वहां से माइनिंग है निकाल के और वहां से निकालते फिर तैयार करते हैं। जी जी जी, फिर आगे उसको बढ़ो। शेप देती है फिर। GPIL has become the first company in Chhattisgarh to be awarded the Integrated Management System certification by reputed accreditation bodies under following compliances। इसको कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह मिले ISO के तरफ से, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर द स्टाफ। तो ये बहुत रिस्की काम है इनका, माइनिंग वगैरह का जो काम रहता है बहुत रिस्की। तो उसके सेगमेंट में काफी अपने जो स्टाफ है उनकी काफी हेल्थ और सेफ्टी पे बहुत ये करते हैं, सेफली हैंडल करता हूँ। हीरा पावर, हीरा ग्रुप ऑफ पावर, हीरा जो ग्रुप है ये उसकी कंपनी है, जैसा मैंने बताया। तो मैंने इसके बारे में भी थोड़ा रिसर्च किया। हीरा ग्रुप ओवरव्यू: Era group of companies in conglomeration of 15 companies across India with more than 6,000 employees under its wing. The group is having branches across India and expanding its operation around the world. जैसे मुरुगप्पा ग्रुप है और अलग अलग ग्रुप है इंडिया में, वैसे एक हाँ, हीरा जैसा ग्रुप आप है। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई जैसे टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, जी अडानी ग्रुप है, वैसा ही ये भी एक अच्छा ग्रुप है, हीरा ग्रुप है ना। इसके भी अलग अलग सेगमेंट के अंदर मतलब इन्होंने अभी तक अलग अलग कंपनी नहीं किए, इन्होंने एक ही कंपनी के अंदर सारे बिजनेस चला रहे अभी तक ये। ठीक है, आगे बढ़ो। जी। उनके पास टोटल 15 कंपनीज है अक्रॉस इंडिया। और हीरा ग्रुप enhanced its ferroalloys production capacity by establishing 2 units, Hira Ferroalloys Limited and Alok Ferroalloys Limited, thus become one of the key player in ferroalloys sector। फेरोएलोस जो होता है ये होता है, ये भी माइनिंग वगैरह में से निकलता जी, है। इट कच्चा इज लोखंड बोलते हैं जिसको, बीड़ वगैरह अच्छा बोलेंगे लोग। अपन, फेरोलाई इसको अपनी भाषा के अंदर कच्चा लोखंड तो बोलेंगे वो जिसको। उनकी ये दो कंपनी है, आलोक फेरोएलोइस और हीरा फेरोएलोइस। तो इनका भी कुछ इंटरनली ये अपना जो ये है प्रोडक्शन चीजें हैं वो इनको देते हैं गोदावरी पावर को। तो वहां से भी उनको काफी बेनिफिट मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग उसके सेगमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कंपनी के कितने सेगमेंट है बिजनेस के। iron ore mining and beneficiation, extraction and possession of iron ore for captive use and sales। ये जमीन में से जो
स्टील माइनिंग वगैरह में से जो निकालती है, ये वो है डायरेक्ट, वो निकाल के ये बनाती है उसको। देन जी जी, कच्चा लोखंड सीधा सीधा डायरेक्ट। pellet manufacturing, production of iron ore pellets, a key input for sponge iron and steel making. Production of iron ore इसको pellets, a key इसको input for पुंज sponge पुंज iron. पुंज स्टील भी बोला जाता है इसको। पंच पंच करके बोलते हैं इसको। नरम स्टील रहता है ये। जी। इसको वो मशीन वगैरह में डाल के उसको ये देते हैं डिजाइन वगैरह में डाल के। Then steel जी making, billets, wire rods, HB wire, production of steel billets, long products like wire rods and hard black wires for construction and other industry. ये उसके प्रोडक्ट है। ये स्टील के वायर है जो नॉर्मल यूज के लिए लगते हैं ना कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, और ये थोड़े जी हैवी जी हैवी के वायर्स है। ये सारे जी। उसके प्रोडक्ट्स। और ये बिलेट्स है, इसको बिलेट्स बोलते हैं। ब- Then बरोबर एकदम सही। ferroalloys, production of manganese, silicon-based alloys used deoxidizing and alloy steel. ये कच्चा स्टील है ये, जी जो जी। बड़े इसमें रहता है। इसको ये लोग ये करते हैं, ओके। पिघला के फिर उसको बनाते हैं फिर से। बिल्कुल। कैप्टिव पावर जनरेशन, पावर प्लांट, थर्मल बायोमास वाइंड मेनली फॉर इंटरनल कंजप्शन। मैंने बताया कि जो वो पावर जनरेशन का भी उनका एक यूनिट है, लेकिन वो इंटरनल यूज के लिए करते, उसको सेल्स वगैरह नहीं करते। एक्चुअल में ये नॉन 70 मेगावाट बिजली तैयार करता है ये। और वो 70 मेगावाट बिजली जो है इसकी, वो अपने खुद के प्लांट के लिए जो बिजली लगने वाली है उसके अंदर यूज करता है। मतलब उसको बाहर से किसी के पास से बिजली खरीदना नहीं पड़ता है। ठीक है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी उनका, उन्होंने बोला है हाँ। कि वो हम इसलिए जनरेट कर रहे हैं क्योंकि उससे हमारा जो कॉस्ट है वो बच रहा है। जी जी। मतलब हम अपनी खुद बिल्कुल। की बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमको जितनी उसकी जरूरत है हम उतना यूज करते हैं, और जितना मेगावाट की हमको जरूरत है हम उतना ही प्रोड्यूस करें। बरोबर। इसलिए भी वो असल असल में उसके। क्या होता है, असल में क्या होता है कि जब बिजली तैयार होती है ना, तो बिजली तैयार होने के अंदर कोल भी खुद का यूज कर रहे हैं वो लोग। फिर साथ में जो उनका ओपीएम जो है, परसेंटेज मार्जिन, तो जिसको जी। आप अपन आगे बात करेंगे परसेंटेज के ऊपर। तो परसेंटेज, इसके परसेंटेज जो है, अदर जो जितने कंपनियां हैं इसकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो भी कंपनियां हैं, उनके मार्जिन 6-7% के रहते हैं और इनके मार्जिन हेवी रहते हैं इनके। क्योंकि ये ज्यादा सब हो। चीज ये खुद तैयार कर रहे हैं, ये बाहर से नहीं खरीद रहे। जैसा बहुत से कंपनियां ऐसे कि जो माइनिंग दूसरा कर रहा है, वहां से बॉक्साइट उठा के ला रहे हो और वो यहाँ पर वो उससे स्टील तैयार कर रहे हो, एक अलग अलग चीज होती है। तो ये सब कुछ इनका खुद का है। चलो आगे चल। और एक तो नॉन फेरोस मेटल रिसाइकलिंग, न्यूली एडेड बिजनेस सेगमेंट फॉलोइंग एक्विजिशन ऑफ आरजी पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये एक और एक मेटल का एक रिसाइकलिंग बिजनेस जो है हम लोग उसमें। भंगार के दुकान देखते हैं हमारे तरफ, है ना, जी ज्यादातर जी मुस्लिम मुस्लिम एरिया में भंगारों की दुकान रहती जी। है, स्टील की गाड़ी गाड़ी भर के जाती है। तो वो पतरा है, ये है, वो लोखंड है। तो वो सारा ये रिसाइकल के अंदर जाता। और ये वहां पर भी एक रिसाइकल करके स्टील तैयार करते हैं। तो उसका एक ये भी एक सेगमेंट है उसका। ओके, आगे चल। ये इसने न्यूली ऐड किया है, और ये एक कंपनी है, इसको जी जी एक्वायर भी किया है इन्होंने। वो जी। अभी अभी एक्विजिशन एक्वायर वाले किया पार्ट इन्होंने। में कवर करता हूँ। ओके। और पीवीसी पाइप्स, ये जी अभी अंडर अंडर डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओपीवीसी पाइप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ये भी इनका बरोबर। एक नया सेक्टर में इन्होंने एंट्री की है, लेकिन ये अभी तक अंडर डेवलपमेंट है, अभी तक ये इसका मतलब कुछ वो भी अभी तक 2026 रेडी तक, नहीं। 2026 तक उसका प्रोडक्शन आने की कोशिश है उनकी। तो हाँ। 2026 तक इसका प्रोडक्शन चालू हो जाए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। These segments make GPL a fully integrated player in the steel sector, operating from mining to power generation and finished product. तो जो सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, उसकी बेसिस पे वो फुल्ली, कहते हैं ना, वो एक कंप्लीट बोल सकते हैं हम लोग उसको, उसके सेक्टर की, क्योंकि वो हम्म, माइनिंग से लेके जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वहां वहां तक तक के वो तैयार। सब कुछ खुद ही कर, मतलब उसको बरोबर। किसी पे भी डिपेंड नहीं। एक अच्छा, इसके एक इसके हीरा ग्रुप के कितने कंपनी लिस्टेड है वो देखे आपने? नहीं, इसका कोई हाँ चलो, कोई उसको कोई निकाल के रख दो। और ये जो शीट है इसके ऊपर नीचे की तरफ डाल दो उसको, कि हीरा ग्रुप के अभी बस। तक लिस्टेड कितने कंपनी, कोई निकाल लो उसको।
चैट जीपीटी वगैरह से निकाल लो तो मिल जाएगी अपने को। ठीक है, चलो आगे चलो आप। ठीक है। और कंपनी जैद बिजनेस जैद भाई कहाँ? आप निकाल दो उसको, है ना? जैद भाई को बोल देता हूँ, जैद भाई आप निकाल दो उसकी। जो भी या तो पीसी के ऊपर होगा वो निकाल लो उसके अंदर से, कि हीरा ग्रुप के जो जितनी भी कंपनियां है लिस्टेड, वो निकाल दो। उनके ज्यादातर इस वक्त अनलिस्टेड है, जहां तक अनलिस्टेड है, मैंने और पढ़ा है। पता है वो सब कंपनी जीपीआईएल के अंदर ही अभी तक काम कर रहे हैं। पर तो भी अगर जी। कोई और अदर कोई कंपनी होंगी तो हमारे को वो भी मिल जाएगी, बात करने को अच्छा रहता है फिर उसको। ओके, आगे बढ़ो। देन हम लोग बात करते हैं इसके बिजनेस की, कि उसके बिजनेस की रीच कहाँ तक है। तो डोमेस्टिक मार्केट में वो काफी अच्छा उनका बिजनेस है। GPIL operates 8 manufacturing plants and one office across India. तो डोमेस्टिक मार्केट में उसका काफी अच्छा बिजनेस है। देन सप्लाई प्रोडक्ट टू इंडस्ट्रियल कस्टमर इन 16 इंडियन स्टेट्स। तो बरोबर। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 8 स्टेट में, बट जो सप्लाई कर ये रहा है वो मतलब ये इंडस्ट्रियल जो कस्टमर। मतलब स्टील, हाँ, जो स्टील जो बार तैयार कर रहा है ना, तो ये जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर है जो बार बनाते हैं, जो हम कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करते हैं, वो कंपनियों को भी सप्लाई करते हैं, कि स्टील कंपनियों को सप्लाई करते हैं इनका बार। जो चौरस बार हाँ दिखाए थे उसके। तुमने, वो चौरस बार। जी जी। जी और भी दूसरे भी बना रहे हैं वो, उसके भी फोटोज जी। वगैरह होंगे नीचे। ओके ओके, आगे बढ़ो तुम, चलो। Facilities and mines are primarily located in Chhattisgarh, including Aridongri and Boria Tibu iron ore mines, as well as Odisha pellet plant and Rajasthan solar power facility. सबसे मेन जो है ना उनका बिजनेस छत्तीसगढ़ में है। ओ, और ये पैलेट का प्लांट उन्होंने अभी उड़ीसा में लगाया है, और सोलार पावर का प्लांट उनका राजस्थान। अच्छा, ओके। ये उनके ये 16 स्टेट में जहाँ पर वो इंडस्ट्रियल अपना जो माल भी कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ये उसका ये है, ओके। मैप है। देन एक्सपोर्ट मार्केट, GPIL exports iron ore pellets, sponge iron and steel products to countries in Southeast Asia, China and the Middle East. Export sales have become an important part of revenue in recent years, with pellets uh, being the major export product. और इसके मैंने लास्ट 3-4 साल के और ये भी निकाला है कि वो कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से ओके बाहर। तो उसका ओके। भी डेटा इंप्रूव ही हो रहा है, मतलब हर साल वो 1 से 2% इंप्रूव ही कर रहे हैं अपने डेटा को, अच्छा। एक्सपोर्ट के मतलब। और जो आयरन और पैलेट है, जो उसका तो हम्म, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये हाँ, जो यही बारीक ज्यादा वाला। उसका। हाँ, यही ज्यादा उसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है उसकी। अच्छा, तो ये मतलब ये कच्चे स्टील से जो है डायरेक्ट ये बार तैयार कर देते हैं, और बार तैयार रेडी बार जो है, वो जो स्टील बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जैसा कंस्ट्रक्शन साइट का स्टील बन रहा हो या पाइप बन रहा हो या जो भी बन रहा हो, तो ऐसे कंपनियों को डायरेक्ट सप्लाई करते हो, वो लोग वहां पे से डायरेक्ट बार तैयार करते हैं उसके अंदर। उनको जो साइज चाहिए वो साइज का बार बनाते हैं उसके अंदर से वो। ठीक है, आगे चलो। बात करते हैं इसकी जर्नी की। तो तो भी दिखेगा। ठीक है। 1999 में कंपनी आई थी। 2001 में उसने स्पूंज आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। 2002 में उन्होंने अपना कैप्टिव पावर प्लांट इंस्टॉल किया। 2003 में उन्होंने कमीशन स्टील बैलेट्स कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाया। अच्छा देन 2004 में उन्होंने एक्सपांशन किया। 2005 में उन्होंने एचबी वायर कैपेसिटी को एक्सपांड किया। अच्छा। 2006 में उन्होंने फिर से कैपेसिटी एक्सपांशन किया है। 2010 में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। 2013 में भी उन्होंने एक्सपांशन किया है। 2015 एफिशिएंसी एंड डाइवर्सिफिकेशन, उन्होंने अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई किया। 2016 में माइनिंग कैपेसिटी एनहेंस्ड, माइनिंग की जो कैपेसिटी थी उसको उन्होंने और इंक्रीज किया 2016 में। बरोबर। 2018 में कंपनी इनटू ब्रीफ एक्सपांशन किया उन्होंने फिर से एक और सेगमेंट में। 2020 में उन्होंने कैपेसिटी एनहांसमेंट, मतलब वो जो भी अपने बिजनेस जितने भी सेगमेंट में वो है, वो उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड ही कर रही है। बरोबर। अपनी कैपेसिटी है या अपने बिजनेस है। हम्म।
और रिसेंट बात करें तो 23 में उसने एडिशनल सोलार प्लांट वगैरह भी लगाया है। और अच्छा। 2024 में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, 2025 में इग्निटिंग ग्रोथ, मतलब जितने भी उसके फिलहाल प्लांट चल रहे हैं उसमें काफी अच्छी ग्रोथ है कंपनी। बरोबर। इसकी जर्नी है। मतलब अभी उसके पूरे फुल पावर से अभी स्टार्ट हो गया उसका काम पूरा, है जी। ना? सारे ग्रोथ के अंदर अभी आगे जो कंपनियां जो थी उनके ज्यादा इन्होंने एक्सपांड किए वगैरह ये किए, तो वो ग्रोथ के अंदर आ रहे हैं अभी उसके कंपनी। ठीक है, आगे और बढ़ो। उनका एक्विजिशन और जो उनके ये है फिलहाल कैपेक्स, उसके बारे में हम लोग हाँ। मैंने डिटेल में निकाला है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं नीचे। और ओके ओके। सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, ला कहाँ से है। तो अच्छा। रॉ मटेरियल सोर्स जो है, पहला उनका सोर्स है आयरन ओरे, ई पॉइंट। जीपीआईएल हैज इट्स ओन कैप्टिव आयरन ओरे माइंस इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में उसका मेन ये है, कंपनी का जो मेन है बिजनेस, वो छत्तीसगढ़ में उनका खुद का माइंस है, captive ओके iron ore mines in Chhattisgarh. ओके। This ensures steady supply and lower cost compared to buying ore from the from the open market. अब ओके। जाहिर सी बात है, उसका खुद का माइंस है, तो दूसरे से लेगा तो उसको सस्ता लोअर ही कॉस्ट में पड़ेगा। ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल Then बिल्कुल coal सस्ता पड़ेगा उसको। used mainly for producing sponge iron and for captive power generation, sourced partly through linkages from Coal India and partly from the market. कोल जो उसको पावर जनरेशन के लिए जो उसको कोल लग रहा है, वो कुछ कोल इंडिया से ले रहा है। से कर रहा है और कुछ ओपन मार्केट से कर रहा है। और इसके बारे में बस। मैंने पढ़ा, कोल इंडिया के साथ उनका कुछ 15 साल का ये करार है भी है। कॉन्ट्रैक्ट। बरोबर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कोल इंडिया बीच में कुछ, अगर उनका कुछ हो जाता है तो वो ये नहीं होगा कि उनको मिलना बंद हो जाएगा। बरोबर, राइट। पावर एनर्जी, जीपीआईएल हैज कैप्टिव पावर प्लांट्स, थर्मल, हाइड्रो एंड सोलर renewables. This provides energy for running steel plants and reduce reliance on external electricity. उनके खुद के पावर प्लांट है, तो वो ओके। खुद की जब पावर या एनर्जी जनरेट कर रहा है तो उनको किसी और के ऊपर वो ये नहीं है, बरोबर। डिपेंड नहीं। बहुत देन अच्छी चीज है। प्रोडक्शन प्रोसेस, इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन। तो उनके प्रोडक्ट का एक चेन है, जैसे माइनिंग, आयरन ओरे माइन फॉर कैप्टिव माइंस, pellet plant converts ore fines into iron ore pellets, a high value raw material. Then sponge iron plant use iron ore and coal to produce sponge iron, direct reduced iron. Then steel making, sponge iron is melted into billets, semi-finished steel. Rolling mills, billets are further processed into wire, rods, HB wire, and other finished products. Ferroalloy plants produce alloy that enhance steel properties. ये जो है ना, हम्म। एक्चुअली ये पूरा उसका माइनिंग से लेके उसके प्रोडक्ट बनने तक का ये पूरा प्रोसेस है कि वो बिल्कुल। माइनिंग कर रहे हैं, उसको बरोबर। कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर मतलब वो स्टील खुद बना से रहे खुद हर चीज खुद से प्रोडक्ट कर दे रहा है वो। हैं। जी। फिर उसके ये एंड प्रोडक्ट्स है, आयरन ओरे पैलेट्स, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट। इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, उसका जो ये प्रोडक्ट है ना, इसकी वैल्यू सबसे हाँ। ज्यादा है, डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट में। अच्छा। देन स्पूंज आयरन, स्टील बिलेट्स एंड वायर रॉड्स, फेरो एलोइज, एचबी वायर, हार्ड ब्लैक वायर्स। ये एचबी वायर, ये वायर। जैसा टाटा का है, टाटा का मामला आता है, अगर हम टाटा की बात करेंगे, टाटा की मोटर समझ लो, टाटा मोटर। तो टाटा मोटर टायर टाटा मोटर नहीं कर रही, पर टायर किसी से वो खरीद ले रही है। वैसी ये चीजें ये क्या कर रही है, इस जैसे टाटा मोटर स्पेयर पार्ट भी खुद बना रही, कोई अलग नाम से, हास काटो के नाम से बना रही है, या उसके बॉडी कोई उसका टाटा स्टील बना के दे रहा है। वैसा ये सारी चीज, मतलब कच्चा स्टील भी मैं निकालूंगा, स्टील के रॉड भी मैं बनाऊंगा, स्टील का वायर भी मैं बनाऊंगा, स्टील का जो जितने भी सेगमेंट है वो सारे सेगमेंट मैं तैयार करूंगा। मैं बाहर किसी को दूंगा नहीं तैयार करने के लिए। और माल तैयार हो गया तो जो उसका चेन है उसकी, वो चेन से सप्लाई भी मैं करूंगा। ऐसी है ना? जी जी। ओके, आगे बढ़ो। देखो मैं वो बता रहा था ना, लॉन्ग टर्म कोल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। जीपीएल हाँ। होल्ड्स लॉन्ग टर्म कोल लिंकेज विथ कोल इंडिया लिमिटेड, टोटली अराउंड 7.18 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम। ये उनके बरोबर। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। जी, दिस एक कॉन्ट्रैक्ट साल का टिपिकली उसको लास्ट फॉर 5 years, ओके ओके, आगे। 7.18 lakh metric tons per annum. These बरोबर। contracts typically last for 5 years and ensure a steady coal supply for their operations. Any shortfall in availability is carried forwarding
फॉरवर्ड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अगर वो बरोबर। कोई साल में उनको कम ये करते सप्लाई करते तो नेक्स्ट ईयर वो उनका कैरी फॉरवर्ड हो गया। अच्छा। RLNG supply agreement. GPIL signed a 7-year agreement with GAIL India Limited in 2020 in December 2024 for regasified liquid natural gas. ये एक तरह का गैस है जी। सप्लाई टू फ्यूल इसको देयर पायलट प्लांट एनहेंसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। गेल के साथ भी उन्होंने 7 साल का ये किया है। करार के लिए इसका ये गैस क्यों लगता है इसको कि जो स्टील को पिघालते जो है जी। ना स्टील को जैसा जहाँ पर कोल लग रहा है उनको कोल यूज कर रहे, जहाँ पर गैस लग रहा है वहां पर गैस यूज कर रहे वो लोग। तो उसके लिए भी उन्होंने करार कर लिया गेल इंडिया से। ओके, आगे बढ़ो। लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस करंट रेशियो अराउंड 2.4 to 3.2 in recent year, indicating GPL has more than doubled the current asset than liabilities, signifying good short-term financial stability. तो हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं कि उसका जो रिजर्व है वो उसके बोरोइंग से कम है। तो देखो 4845 उसका रिजर्व है हम्म, और बोरोइंग उसका कम है उसके बिल्कुल। इसने उसके 2021 कंपेयर। के बाद में कर्जा कम किया है इसने। जो 2000 जी। ये दो 2000 करोड़ के आसपास में जो कर्जा था इसका, वो घटा के 800, अभी 300 करोड़ के ऊपर आ गया इसका कर्जा। मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोलेंगे तुम इसको, क्योंकि उसके और जो पास में है वो भी उस, इस वक्त तो देखिए शॉर्ट टर्म जो हाँ, 309 वो भी है शॉर्ट उसमें टर्म। से 145 पे शॉर्ट टर्म। मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म टर्म। में उसको सिर्फ 4 करोड़ तक बरोबर, राइट। ये जैसा राइट। ये बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी signifying good short-term financial stability. Quick ratio बिल्कुल। approximately 1.2 to 2.0, reflecting sufficient liquid asset excluding inventory to meet immediately obligations. ओके। Cash conversion cycle efficient about 4.5 days, indicating quick recovery of cash from operations. Working capital increased over recent year, supporting operational needs. Debt to equity ratio very low, 0.06, meaning limited debt burden, enhance liquidity, safety. Check कर लो। Debt to equity 0.06. ओके। Then operating cash flow positive and growing between 895 crore to 1011 crore in last financial years. Interest coverage बढ़िया। ratio high, about 43 to 52, showing strong ability to cover interest payment from operating profit. बहुत बढ़िया। ये हो गया उसका लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। then बात करते हैं हम लोग एक्विजिशन के ऊपर। एक्विजिशन यानी कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं या क्या कर रहे बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। तो गोदावरी न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड acquire 100% stake in this newly incorporated energy sector company in July 2025 to expand into renewable and sustainable energy solution। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी गोदावरी न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उसकी उसने ओके। 100% स्टेक एक्वायर कर लिया जुलाई। ओके। ये पहली कंपनी है। उसके बाद JPL और जम्मू पिगमेंट्स लिमिटेड, इसके उसने 51% मेजोरिटी स्टेक उसने हायर किया है। ये नॉन फेरोस मेटल रिसाइकलिंग कंपनी, तो बोले ना कि वो भंगार का जो रिसाइकलिंग होता है जी जी। तो वो सेगमेंट की कंपनी जम्मू पिगमेंट लिमिटेड, ये जम्मू कश्मीर की कंपनी है और उसकी बढ़िया। वैल्यू अराउंड 500 करोड़ है। This enable diversification into recycling of secondary lead and other metals, supporting ओके। environmental sustainability and growth in new sector. The acquisition is expected to completed by March 25. Lead acid battery and industrial waste society. ये उनका ऑलरेडी हो गया है, ये मैंने चेक किया था। तो ओके। ये इनकी डील हो चुकी है 51%। बरोबर। और ये मर्जर विद गोदावरी एनर्जी लिमिटेड, तो ये गोदावरी एनर्जी लिमिटेड ले गया है जी। ये जो इसको इसके इसको अंदर अपनी मर्ज मर्ज कर दे कर रहे। मर्ज अब भी करे, जी। पहले एक्वायर किया जी। उसके बाद और मर्ज का उनको ये भी मिल गया अप्रूवल। परमिशन अप्रूवल मिल गया उसे। मतलब एक हाँ। कंपनी, एक कंपनी, एक मिनट रुक जाओ। एक कंपनी मर्जर और डीमर्जर के अंदर दो चीजें फर्क रहती है। मतलब इन्होंने एक कंपनी को खरीदा, 500 करोड़ की कंपनी को खरीदे इन्होंने। अब उसको जीपीआईएल के अंदर मर्ज कर दे रहे उसको, तो इसको बोलेंगे मर्जर। और डीमर्जर, जब ये कंपनियां इसके अंदर से इनको अपने पब्लिक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जब लिस्टेड करेंगे इसको, जैसा बीएससी के ऊपर या एनएससी के ऊपर लिस्ट करेंगे इसको,
तो जब ये कंपनियां डीमर्जर होगी इसके अंदर से, अभी ये कंपनियां इसके अंदर मर्ज हो रही है ना, जब इसमें से बाहर निकलेंगे तो उसको बोलेंगे डीमर्जर। ओके, आगे बढ़ो। और cold rolling mill project around 900 crore investment in a 0.7 MTPA cold rolling mill expanding product offering in heavy structure। ये उन्होंने 900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट किया है कोल्ड रोलिंग प्रोजेक्ट पे। ओके। देन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लांट, इसके लिए उन्होंने 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बैटरी एनर्जी सिस्टम इन सब्सिडरी सपोर्टिंग एनर्जी रिसर्च, इसके लिए भी उन्होंने 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान अनाउंसमेंट कर दिया, जो मैंने पढ़ा बरोबर। हुआ इसमें। पावर हाँ। अंडरटेकिंग एक्विजिशन, integration of power asset from unlisted associate Jagdamba Power and Alloys Limited to secure captive power supply। ये दो अनलिस्टेड कंपनी है, अच्छा। उनकी इन्होंने कुछ तो मेजोरिटी वगैरह ली है। ये दो कंपनियां जो है वो पावर वगैरह सप्लाई करी, तो अच्छा। उसके उन्होंने कुछ तो ये लिया है, क्या कहते हैं उसको, मतलब उसके अंदर उन्होंने स्टेक ओनरशिप ली है स्टेक कि खरीदे उसका होंगे। सप्लाई, हाँ ज्यादा स्टेक ले लिया है, तो जो अभी ये इसको ही सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी वगैरह जो भी बरोबर। इनको ओके। जरूरत है। जैसा आईएक्स Then कैसा एक्सचेंज एक्सचेंज का काम करता है आईएक्स, वैसा ये जो दूसरे लोगों से परचेस कर रहे, और वो परचेस करके सप्लाई करने का काम कर रहे हैं उनको बिजली। ओके। then OPVC pipes manufacturing unit, setup of OPVC pipe manufacturing to strengthen presence in infrastructure construction sector। ये उनका ये उनका नया सेगमेंट है, लेकिन ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं ये तो हुआ। स्टार्ट ओके। करने वाले हैं, ऐसा अच्छा। उन्होंने बोला है अपने वहाँ पर। और आरजी पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये एक और कंपनी है जिसको इन्होंने एक्वायर किया 60%। और इसका एक तो सीन हो गया था इन लोगों का जब इसको एक्वायर कर रहे थे, मतलब मैंने इसकी स्टोरी पढ़ा क्या हुआ था। हाँ। गोदावरी पावर इनके 71% स्टेक लेना चाह रही थी, अच्छा। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड है आरजीपीएल, इन्होंने मना कर दिया था पहले, और वो डील कैंसिल हो गई थी। अच्छा। जो उसके प्रोमोटर से वो नहीं बेचना चाह रहे थे 71%, बरोबर। लेकिन फिर बाद में इन्होंने उनको कन्विंस किया कि ठीक है आप 71% नहीं 60% बेचो, तो सिक्सटी अच्छा। परसेंट पे फिर वो अग्री हुए। तो बहुत सारी एक दो वेबसाइट पे ऐसा दिखा रहा है कि ये डील कैंसिल हो गई है कि नहीं हुई। लेकिन जब मैंने बरोबर। उसके ऊपर और रिसर्च किया ना, तब मुझे हम्म। पता चला कि वो डील हुई है, बट जितना अच्छा। इन्होंने मांगा था उतना नहीं दिया वो। उन्होंने बोला आप अच्छा। 60 रखो हम 40 रखें, ऐसा। ओके। ठीक है। आरजी पिगमेंट स्पेशलाइज इन रिसाइकलिंग नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूडिंग लीड, tin, zinc, copper, and cadmium, offering cost-effective extraction from complex industrial waste system। ये भी सेम मतलब ये इसके पूरे जैसी पूरे कंपनी है। बिजनेस पूरे बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन कर ले रहे वो, पूरा डाइवर्सिफाई कर ले रहे, मतलब अलग अलग अपने जो अंडे है वो सारे अलग अलग इसके अंदर रख रहे हो, बास्केट के अंदर रख रहे, कि मेरा ये एक बिजनेस नहीं चलेगा तो ये एक बिजनेस चलना है, वो नहीं चला तो वो नहीं चलना है इसने, है ना, सबको अलग अलग करके रख रहे हो। ओके, आगे बढ़ो। और बात करते हैं इसके सेल्स के ऊपर कि वो प्रोडक्ट वाइज क्या सेल कर रही है। अच्छा। तो सबसे जो मेन उसका सेल हो रहा है वो आयरन और पैलेट्स। ओके। FY 24-25 में 1940 करोड़, और अभी 25-26 में एस्टिमेटेड है 2000 करोड़। अच्छा। स्पॉन्ज आयरन 2024-25 में 280 करोड़, और 25-26 में 350 करोड़। स्टील पैलेट्स 486 करोड़, 520 करोड़। मतलब फेरो एक ग्रोथ के एलॉयज, अंदर ही बोलेंगे इसको, इसको ग्रोथ में ही बोलेंगे अपन, इसको ग्रोथ है इनके अंदर। ओके, आगे बढ़ो। इसका रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट्स भी निकाला है मैंने। तो ओके। 35% उसका आयरन पैलेट्स, जो इसका पहला वाला ये जो अच्छा। इसका मेन प्रोडक्ट है, थर्टी फाइव ओके। परसेंट हाँ। और देन स्टील पैलेट्स, फिर गैल्वेनाइज्ड वायर रॉड्स, एचपी वायर, तो ये उसके नंबर्स हैं ओवरऑल नंबर्स हैं। बरोबर। तो जो पैलेट मतलब बना रही है वो वही हम सबसे जैसे इम्पोर्टेंट है। हम थोड़ा सा ऊपर करो, जैसा हम सोचते कि और थोड़ा सा ऊपर लो।
ऊपर 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 नहीं, नीचे जा रहे हो तुम, ऊपर लो उसको। सो हाँ, ये हाँ, ये वाला लेके आ जाओ इसका। ये पायलट्स वगैरह जो लिखा है ना, स्टील, जैसा हम सोचते हैं अच्छा कि भाई ये मैं, हाँ जी, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला, ये कलर्स, कलर्स के नीचे जो है ना, देखो, फेयर ऑयल अलॉय वगैरह ये लिखा है ना, ये वाला, हाँ। ये जैसा हम लोग जैसा देखते कि भाई मेरे को एक स्टील कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये परफेक्ट स्टील कंपनी है कि जो उसके खुद के प्रोडक्ट को उसने अलग अलग करके रखी है। मतलब हम अगर स्टील सेक्टर के अंदर जाना चाहते, तो हमारे को टाटा स्टील सिर्फ स्टील देगा। सेल, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो है सेल, वो हमारे को सिर्फ स्टील देगा। ये इसने इसके सेगमेंट को सबको अलग अलग डिवाइड करके रख दिया, और ये हमारे को एक पोर्टफोलियो दे रहा है सीधा सीधा, कि मेरे मेरे को अकेले को खरीदो, मैं इतने पोर्टफोलियो के अंदर काम कर रहा हूँ, है ना। बरोबर ऐसी है ना, इसको ऐसी बोलेंगे ना अपन। जी। चलो आगे। ये उसके नंबर्स है कि वो एग्जैक्ट कितने कितने करोड़ का सेल कर रहा है अलग अलग सेगमेंट में। देन प्रोडक्ट रेवेन्यू, इसका इस पर मैंने ये भी निकाला क्योंकि इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं था। अच्छा। तो इसका मैंने ये भी निकाला कि कौन से प्रोडक्ट का रेवेन्यू का इम्प्रूव हो रहा है और किसका डिक्लाइन हो रहा है। बिल्कुल बढ़िया। तो उसकी एनुअल रिपोर्ट और जो उसका कॉन्ट्रोल था उसके ऊपर से निकाला मैंने। तो ओके। उसने बोला है कि जो फेरो एलॉयज है, प्रोडक्शन एंड हम्म। सेल्स ग्रो बाय अबाउट 15% एंड 13% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर क्वार्टर एंड क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। तो जो फेरो हम्म। एलॉयज है उसका वो हम्म। इम्प्रूव हुआ है। देन गैल्वेनाइज्ड फैब्रिकेशन प्रोडक्ट सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम around 13,000 tons last year to about 24,000 ton in the current year, backed by approval ओके, for supplying to बढ़िया, major अच्छा ग्रोथ। transmission project. ओके, डायरेक्ट ये यहाँ पर तकरीबन और नहीं तो 40% से अबाव, 60-70% के अबाव के अंदर उसका ग्रोथ है इसके अंदर। ओके। वो वॉल्यूम आर एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 30,000 टन पर क्वार्टर बोल रहा है। ये वाला जो सेगमेंट है अच्छा। इसमें गैल्वेनाइज्ड फैब्रिकेशन प्रोडक्ट का। ओके। देन वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट plant CRM complex for cold rolled coil CRC with a capacity of 0.7 million tons aim to produce color coated steel, zinc, aluminum, magnesium, steels and other margin accretive products, अच्छा, ये iron ore pellets. कलपत्रु पावर, केईसी, टाटा, अडानी, ये ये सब ईपीसी उसके मॉडल क्या कर रही है ये इनके उसको साथ में, अलॉय करके रखेले इनके साथ हाँ, में। ये एक तरह का अलग तरह का ये प्रोडक्ट है इसका गैल्वेनाइज फैब्रिकेशन प्रोडक्ट। तो अच्छा, वो इनको भी ये कर रहा है। ये प्रोडक्ट इनको भी इनको भी पहुंचा रहा है, बेचता है, इनको भी दे इनको भी रहा दे रहा है मालूम, ओके। 30,000 टन माल पर एनम दे रहा है ना उनको वो, है। नहीं, ये पर क्वार्टर एक्सपेक्टेड है दे रहा है। उसको। हाँ, तो एक्सपेक्टेड वो पर बोल रहा है क्वार्टर वॉल्यूम दे आर रहा है एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 30,000 टन पर क्वार्टर। ना, बरोबर मतलब एक क्वार्टर के एक्सपेक्टेड है अंदर दे उनका। रहा है। फिलहाल बरोबर। 24,000 तक तो हो गया है, अच्छा। बट 30,000 तक का उनका एक्सपेक्टेशन है। ओके। Then iron ore pellets capacity expanded 2 million tons, expected to commission soon. Stable pellet pricing around 8,500 to 10,000 per ton is expected. तो उनका जो ये आयरन और पैलेट्स है उसका जो प्राइस है वो भी वो बोल रहे हैं कि बढ़ने के चांसेस है। एटी एट अच्छा। 1,500 से 10,000 पर टन हो जाएगा। ओके। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, new 10 gigawatt battery storage project plan to manufacture battery packs and containers for domestic market with high ROI potential, market diversification beyond state. तो ये भी इनका एक नया जिसके लिए उन्होंने अभी कैपेक्स किया है, तो ये अच्छा। भी उनका बहुत जल्दी ये हो जाएगा। बरोबर। और प्रोडक्ट रेवेन्यू डिक्लाइनिंग फ्रॉम लास्ट ईयर टू करंट ईयर, iron ore pellets sales volume and revenue slightly declined. Sales volume decreased by about 4.39 and net sale revenue dropped approximately 8.82% due to lower realizations. तो ये तो देखो यहाँ पर ही अपने को पता चल रहा है 1.43 इसका जो सेल्स है वो ये ही कम है। अच्छा। ठीक है। डिक्लाइन हुआ था उसका। स्पूंज आयरन सेल। प्रोडक्शन एंड ओके।
जी sure. जी जी, कंटिन्यू करो। Sponge iron production and sales volume remained stable, but with a slight decline in sales realization impacting revenue. और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो ग्लोबली जो ये चल रहा है, हाँ, वॉर वगैरह की जो सिचुएशन, वो भी काफी बरोबर, इम्पैक्ट हुआ है बिल्कुल। वो तो काफी कंपनियों के और ऊपर इन्फेक्ट पड़ेगा उसका। ओके, आगे बढ़ो। then clients of GPIL, power sector clients including government agencies like Power Grid Corporation of India, पावर सेक्टर में PGCIL है उसका client, पावर and ग्रिड, leading ओके। engineering, procurement and construction EPC companies such as Kalpataru Power Transmission Limited, KEC International Limited, Tata Projects Limited, Adani Group, Galvanized Steel Structures and Transmission Board. तो जो अशोक भाई आप बोल रहे थे ना कि अडानी वगैरह को क्यों दे रहा है, ये वाला एक उसका एक प्रोडक्ट है गैल्वेनाइज्ड स्टील, बिल्कुल, वो बिल्कुल। इन सबको वो कर रहा है। हाँ, देन मतलब इंडियन रेलवे। हमको अगर समझ लो केईसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम केईसी में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? हम तो फिर जीपीआईएल के अंदर करेंगे ना। अगर हमको टाटा में करना है, टाटा प्रोजेक्ट में करना है, तो टाटा प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे हम, के ये जीपीआईएल के अंदर करेंगे। कलपतरू में करने की जगह पे हम जीपीआईएल में करेंगे, है ना। ट्रांसमिशन के अंदर भी काम कर रहा है, कलपतरू ट्रांसमिशन काम कर रहा है, उसको जो गैलोनाइज लग रहा है वो इनके पास से लेके जा रहा है वो। तो हम अगर हमारे को अगर इन्वेस्टमेंट करने जाना है, तो पावर ग्रिड में क्यों करेंगे? हम उस जो पावर ग्रिड को माल दे रहा है उसको अंदर करेंगे ना, ऐसा। ओके, आगे बढ़ो। इंडियन रेलवे फॉर सप्लाई ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एंड फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स। ओके, इंडियन रेलवे को भी सप्लाई कर रहा है स्टील। अच्छा, ओके, Industrial customer across 16 Indian states using intermediate steel products like sponge iron, pellets, ferroalloys, wire rods, and galvanized product. 16 स्टेट में उसके माल सप्लाई हो रहा है। अच्छा, Associate and joint venture companies related to mining, energy, and infrastructure which support captive raw material and product demand. Various infrastructure, construction, and power generation companies supported by the growing capacity of captive power plant and pellet plants. ओके, ये उसके ये मैंने उसके एनुअल रिपोर्ट में से एक निकाला था अस्पताल कि अच्छा, उसके क्या प्रोडक्ट है, उनकी कैपेसिटी कितनी एनुअली ओके। लॉन्ग। और अभी कितना तो कितने उसको प्रोडक्शन के ऊपर खड़े हो, वो भी निकाले, कि जैसे अभी वो कितना प्रोडक्शन कर रहे प्लांट उनके, और कितना प्रोडक्शन उनका अगर और बढ़ा, तो कितना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो वहां पर। चलो आगे बढ़ो, तुम देखेंगे, चलो आगे और मिल मैं जाएगा। देखना पड़ेगा। ये ओके, उनके प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उसके प्रोडक्ट है, और ये उनकी एनुअली कैपेसिटी है। ये जो टीपी है ना, हाँ, ये टर्न पर है ना, अच्छा, एनुअली उनकी कैपेसिटी है, इतना वो काम ओ- कर सकते अच्छा, हैं। रिस्क, तो रॉ मटेरियल एंड कमोडिटी प्राइस रिस्क सबसे बड़ा पहला रिस्क इसके अंदर यही है। जनरली कोई भी स्टील कंपनी के अंदर तुम जाएंगे तो कमोडिटी प्राइस, तो रिस्क तो रहने ही वाला है उसका। और इसके अलावा, And steel business depends heavily on iron ore, coal and ferroalloy prices. तो बरोबर, अगर कोल वगैरह के प्राइस बढ़ते तो भी उसको इसके इम्पैक्ट ऊपर करेगा। इम्पेक्ट पड़ेगा। ओके, Even though BPIL has captive mines, volatility in coal and other input and squeeze margins. अगर कोल वगैरह में थोड़ा सा वोलेटिलिटी आती है तो उसके मार्जिन्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट गिरेगा। अदरवाइज बिल्कुल, जो माइंस वगैरह ये तो उसकी खुद की है, ये उसके लिए बरोबर, प्लस चीज है उसकी। बरोबर। ये उसको बचा लेते हैं हमेशा। उसके इसके लिए तुम इसके ऊपर जाओ, स्क्रीनर के ऊपर जाओ, वहां पर देखो इसके मार्जिन देखो। इसके जो मार्जिन है, जैसा एक तुम टाटा स्टील ओपन करो दूसरी जगह के ऊपर, दूसरा ओपन करो टैब। अच्छा, यहाँ पे करो। हम्म। अब यहाँ पर टाटा स्टील के मार्जिन के ऊपर आ जाओ। तो 14%। टाटा स्टील के 14, ये हाईएस्ट उसका 24% तक गया है उसका। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर आ जाओ। अगर हम सिर्फ स्टील कंपनियों को अगर कंपेयर करते हैं उसके साथ में, तो
एनुअली 11 है। ये अच्छा, 11 बोल, तो 11 लास्ट 11 का। एकदम हेवी 18% तक गया है इसका मार्जिन। तो ये चीज होती है कि इसके मार्जिन जो इसके खुद के ये है, माइनिंग होने की वजह से इसके मार्जिन बेहतर है। उसके उसके ऊपर आ जाओ अपने अपनी गोदावरी के ऊपर। तो इसके मार्जिन इसके लिए हेवीली है, 20 के नीचे नहीं है उसके मार्जिन। ओके, कंटिन्यू। और cyclical industry risk still is a cyclical industry linked to infrastructure बिल्कुल construction and automotive demand. बिल्कुल, ये In सारे सेगमेंट downturns, स्टील से जितने भी सेगमेंट जुड़े हुए हैं वो सारे सिक्लिकली होते हैं, क्योंकि उसका साइकिल चलते हैं उनके। तो इसके लिए ये इनके अंडे जो बोला मैंने, जो अंडे की बात किया, वो अलग अलग टोकरी के अंदर रख रही है, अलग अलग बास्केट के अंदर रख रहे। ये प्लास्टिक भी बना रहे, ये बैटरी भी बना रहे, ये बिजली भी बना रहे, ये एल्यूमिनियम के अंदर भी काम कर रहे, गैलोनाइज के अंदर भी काम कर रही है। तो ये अलग अलग इनके सेक्टर को उन्होंने डिवाइड कर रही है उसको, है ना। करो आगे बढ़ो। in downturns, lower steel price for demand can reduce revenues and profit. वो तो cyclical industry है, अगर उसकी डिमांड में ऊपर नीचे होगा तो उनके मार्जिन में भी ऊपर नीचे होगा। Then बिल्कुल सवाल ही नहीं in होता। industry competition risk, high competition from major steel producers like Tata Steel, JSW Steel, and SAIL may pressure pricing and reduce margins. तो इंडस्ट्री रिस्क तो हर कंपनी को है आज के डेट। अगर लिस्टेड कंपनी का नहीं है असल तो। में, हाँ, असल में इसके कॉम्पिटिटर जो है, ये सेल हो गया, टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ये इसके कॉम्पिटिटर के अंदर जैसा इसका जो 30 कितना कितना परसेंट था स्टील बिजनेस इसका, 30%, 35%। थर्टी फाइव थर्टी फाइव परसेंट परसेंट तो इसको अगर इनके साथ में कंपेयर करते तो रिस्क सिर्फ 35% के ऊपर है। बाकी 65% जो कंपनी है उसके ऊपर ये कंपनियों का कोई रिस्क नहीं है ना। तो बढ़ो बराबर। आगे। देखो, Then power and energy cost. 2GPL has a captive power plants. Fluctuations in coal and fuel availability can raise cost. तो अगर कोल वगैरह का प्राइस बढ़ेगा तो उनको जो पावर प्लांट के लिए जिनको टोल पर लग रहे असर पड़ेगा, वो तो हैं, वो तो उसका असर ही उसका पड़ेगा, एनर्जी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी तो ट्रांजेक्शन वुड रिक्वायर ये हायर उसके कैपेक्स। लिए, ये उसके लिए शिफ्ट भी कर रहे हैं अपने आप को, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट भी कर रहे हैं ना। इसके लिए उन्होंने वो जो एनर्जी कंपनी जो खरीदे, कि ये आगे चल के जो पावर जनरेशन के लिए विंड मिल भी लगा सकते हैं, आगे चल के जो सोलर प्लांट लगते जो वैसा भी लगा सकती है आगे चल के। मतलब सिर्फ और उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह गई है, जहां से एनर्जी सस्ते मिले और सस्ते काम हो इसके, उसको काम करने वाली है आगे चल के। ओके। और जो रिन्यूएबल एनर्जी में ये शिफ्ट हो रहे हैं उसके लिए उनको हाँ हायर कैपेक्स का रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, वो मतलब वो बिजनेस पहले, आज पैसे लगा दो, 25 साल तक उसको पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। रिन्यूएबल एनर्जी की खासियत है, इसके लिए वो शिफ्ट हो रहे हैं उसका रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, और एक बढ़ो आगे। तो ये वाला रिस्क मुझे थोड़ा ज्यादा लॉजिक लगा, क्योंकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कैपेक्स रिस्क, एक्सपांशन प्रोजेक्ट इन स्टील पैलेट्स और रिन्यूएबल पावर नीड लार्ज कैपिटल, हम्म, और डिलेस कॉस्ट ओवररन्स और फाइनेंसिंग इशू कैन स्ट्रेस लिक्विडिटी। तो हम्म, अगर वो जो प्रोजेक्ट्स वगैरह एक्सपांशन करने का जो उनका प्लान है उसके लिए उनको हाँ सबसे पहली चीज तो बहुत बड़ा कैपेक्स चाहिए। बरोबर। और अगर उनका वो अकॉर्डिंग टू टाइम अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते या उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो हाँ वो वहां पर कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है नहीं, उनको देखो वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में, वगैरह का भी मसला हो जाए। एक्चुअल में, एक्चुअल में ये जो इन्होंने जो अलग अलग बास्केट बना के रखे हैं ना, उससे इनके रिस्क, इसको कैपेक्स रिस्क नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये रिजर्व के अंदर चल रहे। 4500 करोड़ रुपए का नहीं, रिजर्व मतलब मैं बहुत बड़ा सिर्फ रिजर्व। एग्जीक्यूशन का बोल रहा हूँ, कैपेक्स का तो हाँ, मसला नहीं है उनको। एग्जीक्यूशन देखो, अभी एक वो, हाँ, हमेशा हमको अगर एग्जीक्यूशन, अभी अगर मैंने एक दुकान खोल के रखा और मैं दूसरी भी खोल रहा, तीसरी भी खोल रहा, चौथी भी खोल रहा, तो मेरे को इस सब जगह के ऊपर जाके मेरे को देखना पड़ेगा उसका, कि यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, मेरी जो चीजें मैं जो इनको बता के आ रहा हूँ वो कर रहे कि नहीं कर रहे। तो इसके अंदर ये रिस्क तो हर कंपनी के साथ में लगा हुआ है। ये रिस्क हर कंपनी के साथ में है। इसके लिए इसको
अगर उन्होंने जो प्लान किए हुए कंपनी ने, जो मैनेजमेंट ने जो प्लान सोचा हुआ है आगे का कि हम इस तरीके से जी एग्जीक्यूट कर लेंगे, उनका प्लान सक्सेस होगा तो अच्छी बात है। प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो फिर तकलीफ वाली बात रहेगी। ये बोलेंगे ना तुम उसको? जी जी। ओके। देन हम्म, इसके कॉन कॉल के बारे में बात करें तो इसके ट्रांसक्रिप्ट अच्छा। वगैरह पड़ी थी नहीं। तो ओके। करंट वर्सेस प्रीवियस पीरियड का फाइनेंशियल कंपैरिजन। तो consolidated revenue was 1323 crore, down 1.43% year on year. Net profit dropped 24% year on year to 216 crore. वो तो यहाँ पर हम लोग क्वार्टरली दिख ही रहे हैं, 1.43% वो डाउन है। हाँ हाँ। EBITDA margin declined 25.7% from 31.8% due to decrease in sales realization. तो इसका Achieve इन्होंने बताया कि 22। क्यों डिक्रीज हुआ था ये? उन्होंने बताया तुम्हारे को उन्होंने कि वो डिक्रीज बोल रहे कैसा कि हुआ जो ये? ग्लोबल लेवल पे जो सेल्स उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं हुआ। अच्छा। ओके। ये रीजन है। ओके, ठीक है। Then achieve 20 to 25% of FY26 volume guidance for rolled products and 30% for ferroalloys. तो 20 to 25% वॉल्यूम गाइडेंस ग्रोथ करने के चांस बोला है उन्होंने। और फेरो हाँ। एलॉयज का जो उनका नया सेगमेंट है उसके लिए 30% तक का होता है। ओके। और ये पॉइंट मुझे काफी बेटर लगा उनका। अप्रूव 1600 करोड़ कैपेक्स फॉर टू प्रोजेक्ट्स और 0.7 MTPA कोल्ड रोलिंग मिल इन रायपुर एंड 10 GW बैटरी एनर्जी सिस्टम प्लांट इन महाराष्ट्र। ये मैंने बताया ओके। था ना कि बैटरी के लिए भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट का कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है। तो एक 700 रायपुर करोड़ में का। है। हम्म। टोटल मिला के 1600 करोड़ का कैपेक्स है उनके दो प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा। यहाँ पर द मेन रीजन बिहाइंड द सेल्स डिक्लाइन फॉर गोदावरी पावर, ये मैंने अ, इसका जो एनुअल रिपोर्ट था और जो कॉन्कॉल था वो हाँ। परप्लेक्सिटी को दिया और उसके ऊपर से मैंने क्वेश्चन पूछा उसको कि क्या ऐसा क्या हुआ कि उनका सेल्स डिक्लाइन हुआ और मैनेजमेंट क्या बोल रही है उसके बारे में। अच्छा। तो उसकी बेसिस पे उन्होंने बताया कि वॉल्यूम्स रिमेन मोस्टली स्टेबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर। द फॉल इन प्रॉफिटेबिलिटी वाज मेनली एट्रीब्यूट टू लोअर सेल्स रियलाइजेशन प्राइसेस, नॉट टू हम्म। significant changes in volume or cost structure. International and domestic steel price softness impacted product realizations, especially outside of galvanized product. तो ये जो उनका एक अच्छा। प्रोडक्ट है galvanized प्रोडक्ट, उसकी भी हम्म। जो सेल्स वगैरह थी वो थोड़ी लोअर साइड ही थी। इस वजह से उनको उनका जो क्वार्टर है वो नीचे गया है थोड़ा सा। अच्छा। अच्छा। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, strong volume growth expected for FY26 with quarter one volumes already at 20 to 25% of full year guidance. Ferroalloy production up 15% year on year, sales volume up 13% year on year and quarter on quarter. ओके। Pellet production capacity expanding by 2 million tons with commissioning expected in October 2025. अच्छा। ये जो कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाई है वो अक्टूबर 2025 तक इनको यहाँ से भी इनका रेवेन्यू वगैरह जनरेट होने का चांसेस है। अच्छा। Then mining capacity expansion for 2.35 million to 6 million tons and expected to start operation by quarter four FY26. माइनिंग कैपेसिटी का भी एक्सपांशन कर रहे हैं 2.35 अच्छा। मिलियन से डायरेक्ट 6 मिलियन का। तो वो जो ओके। ऑपरेशन है उनका जो FY26 चल रहा है उसका जो फोर्थ क्वार्टर है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। न्यू अच्छा। कैपेक्स ऑफ रुपीज 1600 करोड़ अप्रूव फॉर अ कोल्ड रोलिंग मिल एंड 10 GW बैटरी एनर्जी सिस्टम प्लांट। वो तो दो जो प्लान उन्होंने अप्रूव किए हुए। हम्म। अप्रूवल रिसीव टू सप्लाई हाई क्वालिटी स्टील बिलेट्स टू PGCIL फॉर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स एनहेंसिंग वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये उनको अप्रूवल मिला है हाई क्वालिटी स्टील बिलेट्स प्रोवाइड करने का PGCIL। अच्छा। देन इंडस्ट्री हाईलाइट, global markets are weak but India is a bright spot with a strong steel demand.
Demand for pellets, sponge iron, and value-added steel is increasing. The shift to green energy and storage is reshaping opportunities for integrated players like GPIL. मैंने इसका इंडस्ट्री हाईलाइट भी निकाला था कि क्या अच्छा। चल रहा है, तो वो वही बोल रहे हैं कि ग्लोबली मार्केट वीक है और इंडिया का जो स्टील स्ट्रॉन्ग स्टील डिमांड है. अच्छा। Then key takeaway from Concall, the company had a steady start to FY26 with strong EBITDA and PAT margins of 24% and 15% respectively. Production volume reached 20 to 25% of FY26 guidance in quarter one, with ferroalloy production and sales volume growing 15 and 13% year on year and quarter on quarter respectively. ये बरोबर. जो फेरोएलॉयज बिजनेस है उसका जो प्रोडक्शन है वो काफी बड़ा है. बरोबर. Jammu Pigment subsidiary showed stable performance with revenue of 230 crore and EBITDA of 20 crore. तो जो बहुत अच्छा है जम्मू ये. की जो उनकी ये अनलिस्टेड है प्राइवेट कंपनी हम्म. जो एक बार क्या है, उसी को हमको काफी हाँ, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है. वो तो मर्जर, इसके अंदर ही मर्जर है वो कंपनी, मतलब उसका जो भी वहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है उसका, जीपीआईएल के अंदर ही आ रहा और ये सीआरएम जो है कोल्ड रोलिंग मिल वैल्यू एडेड है. हाँ. स्टील सीआरसी कोटेड स्टील गेल वैल्यू बाय FY27. तो इस ये भी एक तरह का एक अलग प्रोडक्ट है, वैल्यू एडेड स्टील है. वो भी वो अच्छा. चालू उसका भी उनका प्लान है 27 तक स्टार्ट करने का. और अच्छा. बेस्ट प्रोजेक्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट 10 GW कैपेसिटी ऑल्सो बाय FY27. तो ये भी इनका प्लान है कि अभी कैपेक्स कर रहे बैटरी के इसमें, बट वो 27 तक हम उसको ओपन कर देंगे. बरोबर. और रिसेंट एक्टिविटी कंपनी की ये है कि कंपनी ने वारंट इश्यू किया है और हम्म. 2,04,08,220 वारंट है फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 500 करोड़. 245 रुपीज का वारंट है एक, जिसमें 2,04,00,000 शेयर्स वो लेकर आएंगे थ्रू वारंट. और उसमें से 75% वारंट इशू जो है वो प्रमोटर ले. मतलब अच्छा. 500 करोड़ का अगर वारंट है तो उसमें से 375 करोड़ के जो वारंट है वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे. बरोबर. और जो 125 अब करोड़ अभी जो है. अभी जो तुमने पूछे थे कैपेक्स के लिए जो पैसा लग रहा है, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे, तो वो पैसा इस तरीके से ला रहे हो, है ना. कैपेक्स के लिए जो पैसा लगेगा वो पैसा वो किसी बैंक से उठा रहे नहीं, और वो पैसा इस तरीके से अलाउट कर रहे हो, मतलब जमा कर रहे हो पैसा इसके अंदर से, है ना. वो वारंट इशू करके पैसा जमा करेंगे वो, या फिर आगे चल के और पैसा लगा तो क्यूआईपी लाके पैसा जमा करेंगे. ठीक. हो बढ़ो सकता आगे. है. तो अश्वक हो गए. हम्म. और कुछ आपको ऐड करना है तो बता दो, नहीं साइड. प्रमोटर्स होल्डिंग वगैरह देखिए. 63% अच्छे, ये इसका प्रमोटर होल्डिंग, एफआईए डीआईए साथ में. और एफआईआई ने थोड़ा सा घटाया है, डीआईए ने बढ़ाया है इसके अंदर, वो एक अच्छी साइन है उसकी, वो बढ़ाया है इसके अंदर. ठीक है. और इसके अंदर पब्लिक के अंदर कौन है बैठा हुआ वो देख लो. तो ठीक है, मैं दो नहीं कोई बड़ी बड़ी पार्टी बैठी पार्टी है क्या. सपोर्ट. हाँ, नहीं, कोई ये नहीं, फिर उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर रहते वो लोग, परसेंटेज के अंदर रहते वो, है ना. 2% से नीचे वाले जितने लोग, 1% से जितने नीचे वाले लोग जो है वो सब उसके अंदर बने हुए हैं. ठीक है, बढ़ो आगे. डेटर्स वगैरह भी, डेटर्स डे वगैरह भी डिक्रीज हुआ है कंपनी का. अच्छा. इन्वेंट्री डे भी 114 दिन. बरोबर. वर्किंग कैपिटल भी काफी अच्छा है. ओके. उसके अंदर जाओ ऊपर, एसेट के अंदर जाओ, अदर एसेट के अंदर, अदर एसेट. देखो कंपनी के पास में आज 694 रुपए कैश इक्वालेंट है उसके पास में. इन्वेंट्री 900 करोड़ की इन्वेंट्री, मतलब बहुत अच्छी इन्वेंट्री उसके पास में. ये स्टील कंपनियों के अंदर अच्छी इन्वेंट्री बोला जाती है इसको.
क्योंकि भाव यहाँ पर ऊपर नीचे होते हैं, इसके लिए वो लोग माल जमा करके रखते हैं, है ना, कच्चा माल वगैरह जमा करके रखते हैं। और कैश इक्विवेलेंट अच्छा है। जो ट्रेड जो रिसीवेबल ट्रेड जो है इसके, वो घटे है, वो एक बढ़िया साइन है इसके लिए, स्टॉक के लिए। मतलब इनकी उधारी लोगों के तरफ, ये जितना माल बेचने का बता रहे अपनों को, ऊपर आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाओ। जैसा 1300 करोड़ रुपए का माल 5000 करोड़ का माल बेच रही है, तो उसके अंदर से 100-200 करोड़ की उधारी है। तो कोई उसके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है वो, है ना। 5000 करोड़ में 100 100 100 125 200 करोड़ की अगर उधारी भी बच रही है लोगों की तरफ, तो कोई मायने नहीं रखती है वो। मतलब अगर कंपनी के हम लोग डायरेक्टर बॉडी या मैनेजमेंट को अगर हम बेस्ट दे इसके अंदर, तो उनको 10 में से 9 दे सकते हैं हम लोग। इतनी अच्छी, अच्छा मैनेजमेंट दिख रहा है इसका, है ना। और आगे अपना पूरा ये खत्म हो गया वो वाला। जी अशोक भाई, ये अपना डॉग खत्म हो। ओके, चार्ट के ऊपर आ जाओ, इसके चार्ट के ऊपर आ जाओ, ये नहीं, वो वाले चार्ट के ऊपर, अच्छा। पी चार्ट के ऊपर। तो मैक्स लगा। इसको हम मैक्स लगाओ सबसे पहले। तो मैक्स के अंदर देखो, हायर पी इसकी 60 तक गई हुई है, ऊपर वाले को मार्क करो थोड़ा सा। हाँ, ये हायर पी 87-60 तक जाके आई है इसकी, हायर पी। 10 ईयर लगाओ इसको, 10 ईयर 5 ईयर लगाओ इसको। और अभी ये जहाँ इसकी पी चल रही है, मतलब वो 30-25 के आसपास में पी चल रही है, 25 के आसपास ट्वेंटी में थ्री पी पॉइंट चल फाइव रही है। हाँ, पर अभी इसका जो ये डिक्लाइन दिख रहा है, ईपीएस डिक्लाइन दिख रहा है इसके अंदर, 5 साल के अंदर। ऊपर से नीचे जा रहे बार दिख रहे जो ब्लू वाले, ये बार हाँ ऊपर से जी। नीचे जा रहे हैं। ये जब बढ़ना शुरू हो जाए तो ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसा ऑलरेडी इसको रिवॉर्ड तो मिल चुका है। ईयरली लगाओ इसके अंदर। तो इसको ऑलरेडी कंपनियों लोगों ने इसको रिवॉर्ड दे दिया अगस्त महीने के अंदर। वहां से ये मतलब 10-12 की पी के ऊपर काम करती थी कंपनी, 15 की पी के ऊपर काम कर रही थी, बाद 24-25 की पी के ऊपर चले गया। मतलब इसको 10 पी का रिवॉर्ड मिल गया इसको, है ना। इसको ये रिवॉर्ड बोलेंगे अपन के, रिवॉर्ड इसको दे दिए लोगों ने। अब हमको अगर ये कंपनी को देखने का, तो हम चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। चार्ट लगाओ, ट्रेडिंग व्यू का, धन के ऊपर चार्ट लगाओ। हाँ, यहाँ पर अभी समझ लो कि ये इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम लगा दो। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम लगाओ इसके अंदर। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर RSI 71 चल रहा है, मतलब हाइयर साइड के अंदर चल रहा है, बरोबर। फिर वीकली लगाओ। वीकली भी 60 अबाउ 70 के पास में पी RSI, यानी कि हाइयर साइड में ही है यहाँ पर। डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम में 60 के पास में RSI वापस आया है। अगर यहाँ पर से मेरे को और वापस नीचे अगर 50 तक RSI मिलता है, अगर नीचे आता है और स्टॉक, या रिटेल ट्रैप होता है इसके अंदर। रिटेल रिटेल ट्रैप यानी कि जो 20 मूविंग एवरेज जो है, 20 मूविंग एवरेज को या 50 मूविंग एवरेज को स्टॉक ऊपर से गिर के आता है और यहाँ से वापस ऊपर जाता है। एल एंड वेव के जैसा अगर हम इसको लगाएंगे, हायर हाई पोजीशन और हायर लो वाली पोजीशन, है ना। तो वो हिसाब से ये स्टॉक अभी बेहतर इसके अंदर है। करेक्शन होने दो। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 185 का है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर और थोड़ा सा आपको नीचे मिलता है, तो ऐसी बहुत सी कंपनी है कि जो नीचे नहीं मिलती ऐसे टाइम में, है ना। तो अगर इसके अंदर कुछ अगर बाय करना है हमारे को, या कुछ देखना है इसको, तो हमारा काम है कि वन टाइम के अंदर बाय ना करते हुए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करें। इसके इतने सेगमेंट है कंपनी के कि मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग स्टील कंपनी अगर देख रहे, तो वो स्टील कंपनी में न जाते हुए ये कंपनी में जाए।
कि वो कंपनी अलग अलग एरिया से पैसा नहीं लेके आ रहे, वो सिर्फ स्टील बेच के पैसा बना रहे। ये स्टील बेच के भी बना रहा है, ये पावर बेच के भी बना रहा है, ये प्लास्टिक बेच के भी बना रहा है, ये भंगार से स्टील बना के भी बेच के पैसा बना रहा है, ये गैलोनाइज में भी पैसा बना रहा है, ये वायर में भी पैसा बना रहा है ना। तो सारे सेगमेंट के अंदर से पैसा बना रहा है ये। हाँ, सिक्लिकल बिजनेस है, जीपीआईएल स्टील बिजनेस से जुड़ा हुआ कंपनी है। इसको हम सिक्लिकली बोलेंगे कि इसके अगर कमोडिटी बाजार के अंदर स्टील के प्राइस कम हुए तो ये स्टॉक के भी प्राइस कम होते। कमोडिटी बाजार में स्टील के प्राइस बढ़ी, इसकी भी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि इनके पास में स्टोरेज रहता है इन्वेंट्री के अंदर। तो इसके लिए इनके ऊपर इन्फेक्ट नहीं पड़ता है, उसको टाइम लगता 3 महीने 6 महीने 1 साल भर का, क्योंकि ये 6 6 महीने का स्टोर रखते हैं इनके पास में कच्चा माल। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। जी इसके अशोक अंदर भाई, इसके से बहुत अंदर अगर किसी किसी को देखना है, मैं बोलूंगा कि इसकी बेस्ट प्राइस अगर 200 ईएमए के पास में और तुम्हारे को गिर के मिलता ही है स्टॉक 200 ईएमए, यानी कि 214 200 रुपये 200 के बोलते आसपास हैं, में अगर, 200। हाँ वहाँ 202 214 100 ईएमए, इसके आसपास में अगर तुम्हारे को दिखती है, आगे चल के और मिल जाता है स्टॉक, तो अच्छी बड़ी क्वांटिटी बाय करके बैठने में, 1 2 साल निकालने में कोई तकलीफ नहीं है कंपनी में, है ना। ना इंशाल्लाह स्टील ये इसने अच्छा। स्टॉक भाई 21 या 22 में जो ना 1800 के ऊपर किया था इसने। इसका प्राइस 1800 अच्छा, रुपये पर गया था हाँ और वहां से फिर स्प्लिट इसने किया था स्प्लिट इसने, किया था। दो बरोबर बार कर स्प्लिट दिया किया था इसने इसने। और उसके बाद बराबर में दो ओके। बार किया। 1800 हाई लगाया था इसने। और अच्छा, सोहेल भाई ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिए इसका, बॉटम से लेके तो अर्थ तक के। बिल्कुल बढ़िया। और किसी का कुछ पूछना है इसके अशोक भाई, अंदर अब? हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए पहले, ओके। मतलब फिर जाए। नहीं, वो रिकॉर्डिंग इसके लिए कि भाई अगर किसी के कोई सवाल रहते हैं तो सवाल इसके अंदर आ जाते हैं ये रिकॉर्डिंग के अंदर, तो बेहतर रहता है उसके अंदर। अदर कोई अगर कुछ पूछने वाला रहता तो फिर वो कैसा वो पूछ लेता उसके ऊपर। तुम्हारा भाई किसी के मन में कोई सवाल होगा तो पूछ लो। ठीक है, तो फिर चलो इसकी रिकॉर्डिंग रोकते हैं अपन। ये सब